ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक परिवार के लिए 3 जून रीयूनियन के जगह पर आप कह सकते हैं कि मौत का रीयूनियन बन गया या मौत का यूनियन बन गया। तो जो परिवार इकट्ठा हुआ था रीयूनियन के लिए, वो मौत के यूनियन में समा गया। बहुत ही दुखद घटना कहाँ पर घटी? इसी होटल में, फ्लोरिस्टे में। यहाँ पर गुरुग्राम का विवेक अग्रवाल का परिवार आया हुआ था। उनके पिताजी 80 साल के हैं, पास में अस्पताल में वेंटिलेटर पे हैं। डॉक्टर्स ने कह दिया कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, जिसके बाद परिवार ने तय किया था कि हम सब उनके पास रहेंगे ताकि एक साथ परिवार को वो देख पाएं। और यही तय करते हुए पूरा परिवार यहाँ आ गया। विवेक अग्रवाल के परिवार के 5 लोग थे, जिसमें वो थे, उनकी पत्नी थी, 3 बेटियां थी और साथ ही उनके और 3 रिश्तेदार थे। तो कुल मिलाकर 8 लोग थे जो इसी होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ क्या होने जा रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा परिवार मौत की आगोश में चला गया। विवेक अग्रवाल का ये परिवार है। अब पिता राधेश्याम अग्रवाल दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके लंग्स में इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा था कि राधेश्याम अग्रवाल की हालत गंभीर है, इसलिए पूरा परिवार और रिश्तेदार उन्हें देख लें, उनके पास रहे। लेकिन शायद ही किसी को मालूम था कि यहाँ पर परिवार नहीं, ये सारी के सारे परिवारें लाशों में तब्दील हो जाएंगी। विवेक अग्रवाल अपनी माँ, पत्नी और 2 बेटियों के साथ आए थे, जबकि उनके मौसा, मौसी और मामा राजस्थान से आए थे और ये सभी लोग होटल में ठहरे हुए थे और इतनी तेजी से आंख फैली कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। विवेक गुरुग्राम की एक कंपनी में सीए और सीएफओ के तौर पर तैनात थे। पत्नी तर्जनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले चुकी हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। विवेक की बेटी वारिया उर्फ पर्ल ने 97% मार्क्स के साथ हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि उनकी दूसरी बेटी एंजल बीटेक कर रही हैं। वो अपने दादाजी से मिलने के लिए एक दिन पहले बेंगलुरु से फ्लाइट के जरिए गुरुग्राम पहुंची थी और इसके अलावा विवेक के मौसा, मौसी भी यहाँ पर राजस्थान से आए हुए थे। तो आप सोचिए कि पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ था ताकि वो अपने रिश्तेदार के आखिरी वक्त में उनके पास रह सके। लेकिन शायद ये जो चेहरे आप देख पा रहे होंगे, इनको नहीं पता था कि जो होनी है या फिर जो नियति है, उसने कुछ और ही इनके लिए तय कर रखा था। और उनके परिवार का इस वक्त क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं। विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे। अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसेज थी वो, उसकी माता भी, 2 बच्चे थे उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे। वो बहुत ही सज्जन, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहुत ही सज्जन परिवार। और परसों ही उनसे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत होगी है। RWS सभी से जुड़े थे, सब अच्छा, सुबह शाम मिलना जुलना, इतने अच्छे व्यक्ति को भगवान, मैं इसे क्या कहूँगा कि मुझे उनकी आत्मा को शांति में तो यही है। बेटी है तर्जनी अग्रवाल, एज 42 ईयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, तो उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर से आई, उसकी एज है 20 ईयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है, एज है 17 ईयर्स, वरिया। तो कुछ लोग बता नहीं रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहे कहाँ है वो। 3 हमारे मिसिंग है, 3 अभी तक। हमारे दामाद वगैरह रिपोर्ट ही आ गई। क्या इलाज करवाने के लिए आए थे? उनके पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं। वो परसों से एडमिट है, उनके सामने हॉस्पिटल ले लेता। ये है मेरा दामाद है। इलाज कराने क्या करा? इलाज कराने वाला नीचे है अभी ICCU में। वो ये ड्रामा नई बिल्डिंग दिखाते हैं, नई बिल्डिंग में ले जाओ, दवाई तो है नहीं इनके पास, 4 दिन वहाँ रख लिया। हमारे वहाँ 6 नाइट में रुके हैं। 2 मॉर्निंग में वोल्वो से आए, धोलाकुआ से, वहाँ से जयपुर से, अजमेर से, वो भी दोनों गुजर गए। हमारे 8 के 8 मर लिए। 2 हमारे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, कहाँ है उनका पता नहीं है। तो आपने यहाँ पर एक परिवार को मौत के आगोश में जाते हुए उनकी कहानी सुनी। बहुत ही दुखद कहानी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि आज 12 बजे दिल्ली सरकार की एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर की इस घटना के बाद एक अहम मीटिंग बुलाई है और इसमें चर्चा की जाएगी मंत्रिपरिषद में कि आखिरकार आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सका है।
क्योंकि लगातार सवाल यही तो उठाया जा रहा है। पिछले सालों से ऐसी घटनाएं होती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, कोई रोड मैप तैयार नहीं, कोई सिस्टम तैयार नहीं कि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। और आज इसी पर ही बातचीत होने जा रही है 12 बजे। इसके अलावा जो इस अग्निकांड में घायल हुए हैं, ऐसे मरीजों से मुलाकात करने के लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल आने वाली है, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में ही इन घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। तो आपको बता रहे हैं कि आज 12 बजे कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि अहम मीटिंग भी होने जा रही है। मीटिंग में कौन कौन इसमें शामिल है? आखिरकार जब घटना ऐसी हुई जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद ही सरकार जागी है? इससे पहले तो 3 मई को विवेक विहार में भी ऐसी घटना हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले जो है साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में घायलों से और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगी, उनके हाल को जानेंगी, उनकी तबीयत को जानेंगी, तो जो उन्हें सुविधाएं दी जा रही है उनके बारे में जो है जानकारी लेंगी। और उसके बाद सीधा दिल्ली सचिवालय जाएंगी, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यालय, और वहां पर अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से, संबंधित विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे, निगम के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि ये घटना के लिए एक तो जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई इसमें सरकार की तरफ से क्या की जाए, साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना सामने ना आए जिसमें कि किसी भी तरीके से कोई जान माल का नुकसान हो, उसको ध्यान में रखते हुए आगे सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट्स को लेकर चर्चा होगी। खासतौर पर जो बीएनबी पॉलिसी है, ये भी इस मीटिंग में डिस्कशन का इशू होगा कि इसको किस तरीके से और बेहतर और सुदृढ़ किया जा सकता है, या फिर सरकार इसको कहीं विड्रॉ करने की तो नहीं सोच रही है। तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर मीटिंग में चर्चा होगी। इसके अलावा जो भी दिल्ली में इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में, खासतौर पर कंजेस्टेड इलाके में या सक्रिय गलियों में होटल, रेस्टोरेंट या फिर कोचिंग सेंटर या फिर इंस्टीट्यूट, ये तमाम जो चीजें चल रही है, वहां पर फायर नॉर्म्स का कितना। कुमार सोनू, आप सही बता रहे हैं कि सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, मकान भी ऐसे बन रहे हैं, मिक्स एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटी जो चल रही है रेजिडेंशियल एरियाज में, उसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। कई सारे ऐसे स्टोर्स भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, ऐसे कितनी सारे कमर्शियल एक्टिविटीज जो चल रही है रेजिडेंशियल एरिया में, हर चीज़ पर नजर देने की जरूरत है। अब जिस होटल की हम बात कर रहे हैं, मालवीय नगर, जिसमें इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, 21 लोगों की मौत हो गई, अब जो फ्लोरिस्ट स्टे होटल है, आप सोचिए कि इन्होंने कोई भी एनओसी नहीं लिया था और ना ही यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी के नियम थे। अब आने जाने के लिए इस होटल में सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता बना हुआ था। मेरे पीछे ये होटल है, अब इसमें आने जाने के लिए एक रास्ता है। छत पर जाने के लिए जो रास्ता था वो ब्लॉक पड़ा हुआ था कि लोग बचने के लिए छत पर चले जाएं। दूसरी चीज़ है कि जो फायर सेफ्टी के तहत फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जा रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ पर थे। इसके अलावा तो जब 5-6 मंजिला इमारत आप बनाते हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं कि जिससे धुआं उसको डिटेक्ट करते ही उसमें अचानक ही पानी निकलने लगता है ऑटोमेटिक, और आग पर काबू पाया जाता है। इसके अलावा पाइप्स लगे रहते हैं, हॉस पाइप, जिसके ज़रिए पानी का छिड़काव किया जाता है। तो ये जो सेफ्टी के नियम है, ये तो सब कुछ ताक पर रखा गया था और इसे होटल को बना लिया गया था, जिसके चलते खामियाजा यहाँ पर उन मासूम लोगों को भुगतना पड़ा जिनकी कोई क्या गलती ही नहीं थी। वो तो बस यहाँ पर ठहरने के लिए आए थे, उन्हें क्या पता था कि ये होटल उनके लिए मौत का होटल बन जाएगा। अब मालवीय नगर के होटल में जो 21 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब पुरानी सरकार को ब्लेम किया जा रहा है। आरडब्ल्यू अध्यक्ष हाजी कल्लू ने हमारी सहयोगी अनामिका से कहा कि पिछली सरकार, विधायक इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब उनसे पूछा गया कि एमसीडी और पुलिस की कितनी जिम्मेदारी है, तो सुनिए हाजी कल्लू ने क्या जवाब दिया। कल तो आपने बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह लोगों की जान बचाने का काम भी किया, एसडीएम को भी फ़ोन किया, एमएलए को भी फ़ोन किया, लेकिन क्या इससे पहले आपने यहाँ के किसी अधिकारी को बताया था कि आपके इलाके में इस तरीके से होटल? मैम, अधिकारी, ये होटल 1 साल के नहीं बने हुए हैं, ये होटल 10-10, 12-12, 15-15 साल के बने हुए हैं। और आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो बाई बार यहीं रहता हूँ। तो फिर तब आपने नहीं बताया? नहीं बताया, जो पुरानी गवर्नमेंट यहाँ थी 11 साल पहले, यहाँ जो विधायक थे सोमनाथ भारती, ये सब उन्हीं का करा धरा है, सब उन्हीं के एनओसी दी हुई है। 6 कमरों के में परमिशन मिलती है, 24 कमरों की परमिशन कैसे हो गई है? तो ये सोमनाथ जो सतीश उपाध्याय जी हैं, तो 1 साल ही हुआ है अभी पूरा।
आए हुए। उससे पहले कांग्रेस की आपने गवर्नमेंट थी। सोमनाथ भारती जी के घर पे जाके ये बताया था कि इस इलाके में इस तरीके से होटल चल रहे हैं। उनको सबको पता है। सोमनाथ भारती जी आते नहीं थे यहाँ, सब देखते थे सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी इलाके में घूमते थे, उन्हें नहीं पता होटल 8-8 मंजिल 6-6 मंजिल होटल बन रहे हैं। तो ये सारा करा धरा पिछली गवर्नमेंटों का है, ना कि अब के। अभी तो 1 साल ही हुआ है गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट को आए हुए। तो आपने किसी अधिकारी को भी बताया था यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, बीट कांस्टेबल? पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले को सबको रिपोर्टिंग है कि भाई यहाँ किस तरह के होटल चल रहे हैं। पुलिस वालों की भी मिली भगत है? हो सकता है पुलिस वाले भी ये करते हो, लेकिन मना करते हो, नहीं मानते होंगे ये होटल वाले। नहीं मानते तो सिर्फ ऐसे ही चले जाते बिना मना किए? बस ऐसे ही है, ये प्रशासन आप देख ही रहे हो। लेकिन कल पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने, पूरा प्रशासन ने बड़ा साथ दिया, वरना 100 से ऊपर लाशें हो जाती। कल साथ दिया क्योंकि कल हादसा हुआ। उससे पहले आप लोगों का पुलिस साथ दे रही थी इसको, इस इलाके में जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसे हटाने में पुलिस इलीगल कंस्ट्रक्शन मैम ये एक दिन की नहीं है, बहुत टाइम पुरानी कंस्ट्रक्शन है। आप भी बहुत साल पुराने हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आपने क्या लिखित में एज RWA प्रेसिडेंट आपने ये चिंता जाहिर की थी कि इस इलाके में ऐसा कुछ? नहीं, बताया था सबको कि भाई होटल इलीगल है। होटल सबको कौन सर? आज तो नाम लेने का समय। सबको किसको? नहीं, सबको MLA को पता था। यहाँ सोमनाथ भारती जी SHO जो पुराने SHO रहे, पुराने SHO सबको पता। कई SHO इन पीरियड में कई SHO बदल गए। SHO आप बोल रहे हैं, और किसे बताया गया था? तो जो प्रशासन MCD में भी लोगों ने यहाँ कंप्लेंट की है। MCD को पता था? हाँ, यही महकमे होते हैं, और किसको क्या पता है। हौजरानी मार्केट के हौजरानी गांव के RWA प्रेसिडेंट हाजी कल्लू ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुराने MLA सोमनाथ भारती को, यहाँ के पुराने SHO को और MCD के अधिकारियों को यहाँ हो रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन की जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने समय रहते यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की और इन सब की मिली भगत। अब देखिए, जो हाजी कल्लू बता रहे थे उसमें एक बात तो सही है कि लगभग आज के दिन से नहीं, एक दिन से नहीं, 1 साल से नहीं, ये सालों से ये चल रहा है। सरकारें आती है जा रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि जो अधिकारी है वो तो यहीं बैठे रहते हैं ना। लेकिन इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल ये होना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, आज की सरकार से भी यही पूछा जाना चाहिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे क्यों आप जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल दिल्ली से लेकर पटना तक यही हाल देखने को मिला है। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में आग की घटना हुई और सोचिए कि जहां पर लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, ICU में जिनका इलाज किया जा रहा था, उसमें आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। और जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ, जिस वक्त आग लगी, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो भाग खड़े हुए। जहां मरीजों को बचाना था वहां से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, जिनकी जान बचाने के लिए वो वहां पर मौजूद थे। 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। 20 लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। अब आग लगने के कारण क्या बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि ICU है, अस्पताल है, वहां पर तो रेगुलर इस तरह के चेकअप्स होने चाहिए, यहाँ की स्क्रूटिनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि यहाँ पर जो तमाम बिजली के उपकरण है या लाइनें हैं वो दुरुस्त है या नहीं, वो ठीक से काम कर रही है क्या नहीं, जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं नहीं। अब अस्पताल के अंदर आग लगने के बाद तुरंत जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो काम करने चाहिए, अलार्म बजना चाहिए। उसके अलावा जो स्मोक डिटेक्टर है तुरंत उसके ज़रिए स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाने चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ हुई? अब अस्पताल बना लिया, ICU बना लिया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि आप सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किए, यानी कि ठेंगा दिखा के बैठ गए। और खामियाजा यहाँ पर किसको भुगतना पड़ा है? उन 4 लोगों को जो यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, उनके परिवार वालों को। तो इस तरह की जो लापरवाही है सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, उत्तर से आप दक्षिण चले जाइए, पूरब से पश्चिम चले जाइए, आपको यही कहानी नजर आएगी। और हर बार जो घटनाएं होती हैं तो उसमें कुल मिलाकर 1, 2, 3 यही खामियां नजर आती हैं। और आग एक बिस्तर पे लगी थी, वो लोग चाहते सिर्फ उस बिस्तर को अलग कर देते ना तो इतना आग नहीं फैलता। ये 3:30 पौने 4 की घटना है। एक भी अटेंडेंट कोई नहीं था, सारा भाग चुका था। क्या मतलब हम लोग अटेंडी लोग जो वेटिंग में थे वो लोग जा जाके अपने मरीज को उसमें चादर में टांग के नीचे निकाल के लाए हैं। ये स्थिति थी। मेरे पिताजी के बगल वाले बिस्तर में आग लगी थी, उस मरीज को कोई नहीं बचाया। वो जैसे पेपर जलता है उस तरीके से वो जल के बेचारे मर गए। आग लगा, मरीज लगभग 25 लोग मरीज थे ICU में। उससे ज्यादा पता नहीं, वो जाने समझे 25 से ज्यादा ही थे, कोई भी नहीं बचे, सभी के सभी डेथ कर गए।
ना सारा बॉडी निकाल के सारा पहले ही बॉडी फेंक ला दिया गया है। 3 बजे के आसपास जो है कि हल्ला हुआ है कि आग लगा है, आग लगा है, आग लगा है। तो हम दौड़ते हुए जो है कि ऊपर गए आईसीयू में, तो पूरा धुआं सब स्टाफ लोग भाग रहा है, सब स्टाफ भाग रहा है, कोई पेशेंट लेके नहीं निकल रहा है। अब लाश खोजने पे जाते तो लाश कहीं नहीं है, ना पता कर दिया, नहीं पता चला, नहीं पता चला। तो आप सुनिए कि कोई मरीज को बचा नहीं रहा है, सब अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं, मरीज को छोड़कर भाग रहे हैं। अब जो आईसीयू में मरीज है क्या खुद उठकर जा सकता है? क्या उसके लिए कोई व्यवस्था थी? ये सवाल है। और आप सोचिए कि जब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पहुँचे हैं जिनको अपने रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, जिनको उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था। फायर ब्रिगेड के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 20 से 22 लोगों को शिफ्ट किया, लेकिन 20 से 22 लोगों में अपनों को तलाश रहे कई ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर फैज आलम। ये बताइए कि जब आप यहाँ पर पहुँचे क्या स्थिति थी, क्या लोग अंदर फंसे हुए थे? जब हमारी टीम के लोग यहाँ पहुँचे उस समय 5th फ्लोर पे आईसीयू में आग लगी हुई थी और वहाँ पे कुछ धुआं था। तो हमारे लोगों ने पहले धुआं निकालने का प्रयास किया और धुआं निकाला और जो भी लोग फंसे हुए थे उसको रेस्क्यू करके हमारे टीम के लोगों ने नीचे लाया और फिर उसके बाद उसको प्रशासन के द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कराया। कितने मरीज आईसीयू में उस वक्त थे? लगभग जो हम लोगों का ये है कि 20 से 22-23 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया होगा। एग्जैक्ट काउंटिंग तो हम लोग कर नहीं रहे थे उस समय। आग लगने की वजह के बारे में क्या जानकारी? वो प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है, क्योंकि वहाँ जो हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग इसकी इंक्वायरी और जाँच। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही जो लोग इसमें घायल हुए हैं और जिन लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है उन्हें बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम की ओर से दुख व्यक्त किया गया है और इस पूरे मामले में जो लोग घायल हुए हैं उनको भी अच्छा इलाज देने के निर्देश दिए गए हैं और जो मृतक हैं उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। तो आपको जरा वो जगह दिखा देते हैं जहां पर दिल्ली का ये भीषण अग्निकांड हुआ है। मेरे पीछे आप देखिए कि ये होटल है और मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये आप देखिए करीब 22 फुट का होगा। ये सड़क जो होगी ना ये 22 फुट की होगी, लेकिन बस इसकी लंबाई उतनी ही है जितने की शायद होटल की भी ना हो। और ठीक इससे आगे जाएंगे तो ये और ज़्यादा आप देखती है संकरी हो गई और उससे आगे जाएंगे तो हो सकता है कि 22 से 18 तक पहुँच गई होगी। अब जो होटल की चौड़ाई है यहाँ से करीब 22 से 25 फीट की नज़र आती है और होटल को अगर अंदर से आप देखेंगे तो पीछे तक अगर देख रहे हैं जहाँ पर वो लगे पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ तक ये होटल की लंबाई है वो भी करीब 50 फुट की होगी। आप सोचिए कि इतने छोटी सी जगह पर जो इमारत बनाई गई है ये 5 मंजिला इमारत बनाई गई है और इसके अंदर जाने के लिए सिर्फ एक वो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर तक जाने के लिए रास्ता है और ठीक उसके पास आप देखेंगे एक बेसमेंट का रास्ता अगर नज़र आएगा। देखिए बेसमेंट, ये बेसमेंट का है और ठीक इसके ऊपर अब जाते हैं तो सिर्फ एक सीढ़ी है ऊपर आने जाने के लिए और पूरी तरह से ये बंद था। यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों ने यहाँ पर कांच को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की और ऊपर तक आप देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर वार्डरोब नज़र आएंगे जो खुला हुआ है क्योंकि लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो पूरी इमारत थी मौत की इमारत थी। यहाँ पर सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला था जो शायद यहाँ पर जो बैठते होंगे मैनेजर जब कोई आता होगा तो बताते होंगे ना हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है। और सोचिए कि ये जो इस तरह की इमारतें हैं यहाँ पर एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में है और पूरी दिल्ली में जाएंगे तो शायद आपको और भी बड़ी तादाद में मिल जाएंगे जहाँ पर एनओसी के नाम पर इनके पास कुछ नहीं था क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फायर ब्रिगेड से। अब उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आने जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पूरे के पूरे इस इमारत के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत होती है हर एक फ्लोर पे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मोक डिटेक्टर्स लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स लगाने के लिए पूरी की पूरी पाइपलाइन अंदर जाती है इमारत में हर एक कमरे के अंदर कॉरिडोर के अंदर। तो ये सब कुछ भी नहीं था। और आप समझिए कि ये जो अब फिर से तस्वीर दिखाइए और तस्वीरों से लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया और सेफ्टी के नाम पर लोगों के साथ किस तरह से धोखा किया गया और 21 लोगों की जान चली गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली से सबक लेते हुए, जी हां, दिल्ली के अग्निकांड से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिया है और बताया गया है कि राज्य में जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इसके अलावा दफ्तर हैं और जो भी यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स इमारतें हैं
उनकी अब स्पेशल सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाया जाएगा, यानी कि ऑडिट करवाया जाएगा कि क्या वो वाकई में सुरक्षित हैं। हर लिहाज से देखा जाएगा, चाहे वो फायर हो या फिर दूसरे जो भी मापदंड होते हैं उसके लिहाज से। तो योगी सरकार की ओर से सभी विकास प्राधिकरण के अलावा, यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी है, इसके अलावा अलग अलग इलाकों में जैसे गाजियाबाद अथॉरिटी है, इन सबको निर्देश दिए गए हैं। PWD को निर्देश दिया गया है, फायर ब्रिगेड को निर्देश दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वक्त रहते ही दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ है उससे सबक लेते हुए अपने तमाम डिपार्टमेंट्स और अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने होटल्स हैं, इस तरह के कमर्शियल इमारतें हैं, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वाणिज्य प्रतिष्ठान जिसे हम कहते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, नोएडा में तो बड़ी बड़ी बहुमंजिला ऐसी इमारतें हैं, हर एक इमारत की अब सेफ्टी चेक की जाएगी, चाहे वो फायर की हो या फिर दूसरे जो भी मापदंड होते हैं सिक्योरिटी को लेकर। फायर विभाग की टीम इस समय लखनऊ में, पूरे लखनऊ में जबरदस्त तरीके से एक ड्रिल चला रही है। उस ड्रिल में चेक किया जा रहा है कि फायर इक्विपमेंट ढंग से काम कर रहे हैं लखनऊ के होटलों में या फिर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आप देखें कि जमीनी कॉन्टिनेंटल जो होटल है, जहां पर फायर विभाग की जो टीम है वो पहुंची हुई है, और पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और सारी चीजों को इंश्योर किया जा रहा है कि ये सारी चीजें ठीक हों। आज आप लोग जो ड्रिल चला रहे हैं, इस ड्रिल के बारे में जरा बताइए कि ये एक्सरसाइज किस लिए की जा रही है। ये जो कल दिल्ली में जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद आप सभी लोगों को पता है दुखद, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसके परिप्रेक्ष्य में उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद लखनऊ में होटलों को चेक किया जाए। यह ड्राइव पूरे लखनऊ में अलग अलग स्टेशनों में अलग अलग FSO के माध्यम से स्टार्ट कर दी गई है, और मैं भी यहाँ स्वयं मौजूद हूँ उसे चेक करने के लिए। एंट्री एग्जिट सारी चीजें यहाँ पर मुतमईन है। यहाँ पर एंट्री एग्जिट ठीक है, कुछ पानी की दिक्कत है, वो इनको अभी चेक करने के बाद इनको दोबारा लिख के अवगत कराया जाएगा कि इसको 24 आवर ऑपरेशन रखा जाए। किस तरीके से बड़ी संख्या में जो होटल के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आते हैं, फायर विभाग के साथ अपनी पूरी तरीके से जो चीजें हैं उसको इंश्योर करते हैं, और आप देखिए कि एंट्री और एग्जिट यहाँ पर फिलहाल बड़ी नजर आ रही है। एंट्री अलग है, एग्जिट अलग है, और ऐसे में फायर विभाग के जो कर्मचारी आए हैं फिलहाल जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में इनको कोई ज़्यादा समस्या और दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आई है। लेकिन 150 ऐसे होटल हैं लखनऊ के जहां पर इस तरीके की बाकायदा जो नोटिसेज हैं वो सर्व की जा रही हैं, और सभी जो फायर विभाग की इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। हालांकि कितनी सफाई होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियमित तौर पर इनको खोला जाता है, नहीं खोला जाता है, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटनाओं के सामने आने के बाद लखनऊ का जो फायर विभाग डिपार्टमेंट है वो जागा है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लिफ्ट के साथ साथ एंट्री और एग्जिट के लिए प्रॉपर सीढ़ियां हों, बड़ी सीढ़ियां हों। तो फिलहाल कुल मिलाकर के कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन लखनऊ का फायर विभाग आज पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से इस वक्त लखनऊ में आपने देखिए कि प्रशासन अलर्ट हो चुका है, और सबक लेते हुए उसने पहले से ये कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन क्या ये कार्रवाई एक बार करने से हो जाएगा? नहीं, इसको रेगुलर करना पड़ेगा, नियमित ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा जो दिल्ली के इस होटल में देखने को मिला, मालवीय नगर के फ्लोरिस्टे होटल, जहाँ पर 21 लोगों की मौत हो गई थी। और अगर ये लगातार इस तरह से सेफ्टी नॉर्म्स को चेक ना किया जाए, इनकी तफ्तीश ना की जाए, इनको लेकर रेड्स ना किए जाए, तो होटल माफिया किस कदर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली का ये होटल है।